नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी और एक बार फिर से हाजिर हूं आपका अपना लोकप्रिय शो फेस टू फेस लेकर। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश की बहुत खास शख्सियत हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। वाजपेयी जी, स्वागत है आपका जेके न्यूज़ में। सर, फेस टू फेस में सबसे पहला हम सवाल लेंगे, ज्वाइनिंग कमेटी के आप चेयरमैन हैं, ज्वाइनिंग करवा रहे हैं और लगातार मैं देख रहा हूं कि रोज़ ज्वाइनिंग हो रही है, कुछ जिलों के नेता आते हैं। बेस क्या है ज्वाइनिंग का, किन चीज़ों को आधार बनाकर ज्वाइनिंग करा रहे हैं बीजेपी में? जिन लोगों के नाम ज्वाइनिंग के लिए विचारार्थ आते हैं विभिन्न स्रोतों से, उन नामों को का परीक्षण कर लेते हैं और जिला अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष से उस पर सहमति मांगते हैं। उनकी सहमति आने के बाद हमारी जो कमेटी है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम साहब हैं और दयाशंकर जी है, वो विचार करके भले प्रत्यक्ष न बैठे तो हम लोग डिजिटल माध्यम से इसको भेजकर और सहमति प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम उसको प्रदेश अध्यक्ष जी की या प्रदेश महामंत्री संगठन की स्वीकृति प्राप्त करके ज्वाइनिंग की प्रक्रिया करते हैं। ज्वाइनिंग का हमारा समीक्षा का आधार सबसे पहला कोई अपराधी व्यक्ति पार्टी में ना आ जाए, पहला आधार। दूसरा, वो व्यक्ति आ रहा है पार्टी में तो हमारी पार्टी में भी उसकी उपयोगिता है क्या? उपयोगिता होगी तभी उसका भी सम्मान सुरक्षित रहेगा, उपयोगी नहीं हुआ तो सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा। दोनों चीजें एक दूसरे के अन्योन्याश्रित संबंध से है। और फिर उसको हम भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने की प्रक्रिया करते हैं। प्रयास हमारा ये है कि बेसिक धरातल मजबूत, जिलों में जिनकी हैसियत है, जिलों में जिनके पास एक समर्थन का आधार बना हुआ है, उनका उपयोग पार्टी के लिए हो जाए तो जो 1005 से लेकर 5000 7000 तक सीटें हारी जाती है वो ना हारी जाएं। दूसरी बात यह है कि हमारा जन समर्थन बढ़े, जो जीतने वाली सीटों पर हमारा जीत का मार्जिन बढ़े। वाजपेयी जी, एक विषय देखने को मिला है कि बड़े चेहरे नहीं ला रहे हैं आप छोटे छोटे जिलों से छोटे छोटे चेहरे ला रहे हैं। ब्लॉक लेवल के नेता, तहसील लेवल के नेता, उनको आप ला रहे हैं पार्टी में। इसके पीछे क्या कारण है? बड़े चेहरे नहीं मिल रहे हैं क्या? बड़े चेहरों का संपर्क नीचे रूट लेवल तक जनता से और कार्यकर्ताओं से खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, लेकिन जो जमीन का कार्यकर्ता है, जिले का कार्यकर्ता, उसका संबंध आज भी जीवित है। जीवित संबंध ही हमको उस संबंध के आधार पर प्राप्त समर्थन वोट में कन्वर्ट होगा, वैसे कन्वर्ट नहीं होता। जहां तक बड़े नेता की बात कही है तो आप ये मान कर चलिए कि चौके छक्के बाद में लगते हैं, शुरुआत में चौके छक्के लगे तो बाउंड्री में लपक लिए जाएंगे। एक पश्चिमी यूपी का डॉक्टर साहब बड़ा विषय रहा है। कहा जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में नाराजगी है। आपका गढ़ है पश्चिमी यूपी, एक 30 से 40 साल आपने राजनीति में दिए हैं और बहुत कुछ देखा, तमाम चुनाव देखे हैं। क्या स्थिति है पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी को लेकर? भारतीय जनता पार्टी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थिति पिछली बार से अच्छी होगी, खराब नहीं होगी। नंबर 1 की बात तो मान लीजिए। किसान आंदोलन की बात करते हैं। किसान आंदोलन को पर जो हमारे किसानों के विधेयक थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 लोकतांत्रिक बातों का पालन किया। अपने बयान में उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि हमने ये तीनों कानून किसानों के हित में बनाए थे, लेकिन कहीं हम या हमारे संगठन या मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई, जो किसानों के एक वर्ग को हम नहीं समझा सके। लेकिन लोकतंत्र में सहमति एक आधार होता है, वो सहमति नहीं प्राप्त हो रही है, इसलिए मैं उस कानून को वापस लेता हूं। देश के प्रधानमंत्री का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यह बयान अपने आप में लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है और उनके इस बयान के बाद अब कोई नाराजगी, कोई गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं है। और मान के चलिए कि इसके नाते हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अब टिकैत हैं एक तरफ, दूसरी तरफ पंजाब के किसान हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, वो भी अपनी पार्टी बना रहे हैं। टिकैत साहब भी कह रहे हैं कि हम अभी हटेंगे नहीं, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम दोबारा लड़ेंगे। कहीं चुनाव के टाइम दिक्कत तो नहीं हो जाएगी बीजेपी? मेरा ये कहना है कि टिकैत साहब ने आखिर में कुछ बातें सरकार के सामने रखने के बाद एक समिति बनी है, उसको पर उन्होंने सहमति दी है, बनने की प्रक्रिया में है, उस पर उन्होंने सहमति दी है। तो जब तक उस कमेटी की बैठकें होकर निष्कर्ष ना निकल आए, तब तक कोई नेगेटिव बयान देना उचित नहीं है।
राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है पश्चिम यूपी में, कितना असर होगा? ये गठबंधन पिछली बार भी तो था, साथ में कांग्रेस भी थी। पिछली बार हम 50 से ऊपर सीटें जीते थे। इस बार हम उम्मीद हम कर रहे हैं कि पहले से एक भी सीट कम नहीं होगी, एक आध सीट बढ़ेगी। गठबंधन फाइनल हो गया है करीब करीब, अभी सीटों पे बंटवारा नहीं हुआ है रालोद और सपा का। क्या उम्मीद है, क्या लगता है आपको, कुछ गठबंधन हो जाएगा? राजनीतिक दल के नाते रालोद ने उनसे गठबंधन किया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो अब सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। जब चुनाव लड़ेंगे तो हम भी अपने कैंडिडेट को लेकर लड़ेंगे। अंततोगत्वा निर्णय जनता के हाथ में। हमें भरोसा है कि 4 साल की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और 4.5 साल की योगी जी की सरकार, जिसे डबल इंजन की सरकार आजकल आप लोग कहते हैं, उस सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं, उस कार्य के बदौलत भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीतेगी, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। वाजपेयी जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार फोन टेप करवा रही है। डर है उनको कि उनका फोन रिकॉर्ड करके सुना जा रहा है, क्या कहेंगे? चोर की दाढ़ी में तिनका, हताशा, निराशा और बौखलाहट का प्रतीक है उनका ये बयान। क्या लगता है कि जो नेता बीजेपी में आ रहे हैं, डॉक्टर साहब, आप तमाम नेताओं को ला रहे हैं, छोटे बड़े नेता हैं, तमाम ऐसे हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं और चुनाव की तैयारी में हैं, कहीं जब टिकट बंटवारा होगा तो जाहिर सी बात है वो भी चाहेंगे हमें टिकट मिले। तो आपके जो कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो 10-20 सालों से मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, उनका टिकट अगर कटेगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, किसी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोई अधिकारों का हनन नहीं होगा। पार्टी इस बात का ध्यान रखेगी। केंद्र सरकार ने जब कृषि कानून वापस ले लिया है, उसके बाद जो तमाम तरह के विवाद देखने को मिल रहे हैं, ख़ास तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जो विवाद देखने को मिला, उन्होंने जो बयान दिए, जो पत्रकारों के साथ बदसलूकी का मामला आया, अभी भी लखीमपुर, शाहजहांपुर, ये जो पूरा एरिया है वहाँ पर विरोध है। डॉक्टर साहब, आप भरोसा रखिए, सत्तारूढ़ दल हैं, इस समस्या का भी निदान समय रहते हो जाएगा। आने वाले दिनों में क्या कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि बड़े बड़े चेहरे बीजेपी में आ रहे हों? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में बातचीत चल रही है और जैसे बातचीत पूरी होती जाएगी उसी हिसाब से लोगों को शामिल किया जाएगा। देखिए, हम किसी को धोखा देकर शामिल नहीं करेंगे। 1 to 1 हम उससे बात करेंगे, उनकी अपेक्षा क्या है और उस अपेक्षा की पूर्ति में हम सहायक होंगे। हम कर सकने की स्थिति में तो उन्हें हाँ करेंगे, नहीं हाथ जोड़ेंगे, वो जहाँ है वहाँ रहें। उत्तर प्रदेश में मंदिर मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। डॉक्टर साहब, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य लोकार्पण कर दिया है प्रधानमंत्री जी ने, और अब मथुरा की बारी है। ये चर्चा चल रही है, कितना उत्तर प्रदेश की सियासत में कितना असर नहीं, होगा? चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का सामान्यतः इस विषय से कोई संबंध भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना ही किया है कि जो हमारे सर्वमान्य धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को, जो देश भर से या विदेश से भी आते हैं, सुविधा से वो दर्शन कर सकें, इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान रखा, जहां हजारों लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। इसीलिए विश्वनाथ कॉरिडोर को अब देख लीजिए कि अब कितना सुगम हो गया है दर्शन करना। गंगा का जल अब मंदिर परिसर में उपलब्ध है, नीचे धार से, और वहीं से लोटा भरो और जल चढ़ा दो, ये व्यवस्था की है। उसी प्रकार मां विंध्यवासिनी देवी का विंध्याचल में जो स्थान है, उसको भी बहुत सुगम बनाया जा रहा है दर्शनार्थियों के लिए, पूजा करने वाले लोगों के लिए। कुल मिलाकर धार्मिक आस्था और मान्यता रखने वाले लोगों को भगवान के दर्शन हो सके, अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार वो पूजा अर्चन कर सके, इस व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वाराणसी में प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया था कि जय श्री कृष्ण कहा था उन्होंने, तो क्या ये माना जाए कि मथुरा का मुद्दा आएगा? माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोई ना कोई एक नाम किसी भगवान का लिया जाता है तो उसके कोई अर्थ नहीं निकालने चाहिए। 2022 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, खासतौर पर उनका कहना है कि जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर जो तमाम विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय की बात हो, खेल विश्वविद्यालय वहाँ
बन रहा है। ये तमाम योजनाएं उनकी सरकार की हैं। वर्तमान योगी सरकार ने कोई नया काम, कोई अपनी उपलब्धि इनकी नहीं है। अखिलेश यादव जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उस नाते और एक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस नाते उनका सम्मान है, लेकिन ये बात कहने से पहले कुछ आंकड़े जारी करेंगे क्या? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात वो कर रहे हैं, उसका तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वर्ष 1999 में मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाकर इसका स्पोर्ट्स कॉलेज का मेरठ में, और मैंने उसका आश्वासन लिया था सरकार से। वो आश्वासन आज भी जिंदा है। उस वक्त इनकी सरकार नहीं थी। दूसरी बात है, राजा भैया उस वक्त खेल मंत्री थे, और फिर खेल की जो समिति बनी हुई है उसमें भी प्रस्ताव हुआ था, खेल अभिकरण में, उसमें का सदस्य मैं था। और लड़ते लड़ते मैं तो आभार व्यक्त करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, धन्यवाद दूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लायक तैयार हो सके हैं। उसके लिए उन्होंने, मैं मांग रहा था स्पोर्ट्स कॉलेज, दे दिया स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी से इसका कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, जितनी योजनाओं को हम लोकार्पण कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी कह रही कि वो उनकी की है, क्या समाजवादी पार्टी ये बताने का कष्ट करेगी कि उस योजना को उन्होंने कब शुरू किया था, उसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता थी, कितना जारी किया था, उसके लिए कितनी भूमि की आवश्यकता थी, कितनी भूमि अधिग्रहण की थी? कल ही खुल जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और अखिलेश यादव जी का ये कथन असत्य साबित हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक सरयू नहर परियोजना पूर्वांचल में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था कुछ दिनों पहले ही। वो करीब 3 दशक से ज़्यादा समय से पेंडिंग में पड़ी थी। शायद उसका कारण यही था कि डबल इंजन की सरकार की पूरी हो गई वो वर्तमान सरकार में। दूसरा, खाद कारखाना गोरखपुर में, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, एक हर घर नल परियोजना बुंदेलखंड में, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई जिनका जनता को फायदा मिलेगा। की बाण सागर परियोजना आधी शताब्दी से लंबित थी। जब मैंने वहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक की थी तो वहां के लोगों से बात की गई थी, वहां के संतों से बात की गई थी, सबने ये बात कही थी। आज उस बाण सागर परियोजना को इस डबल इंजन की सरकार ने पूरा किया है, और बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखती हुई फसलों को पानी मुहैया होगा, हर घर पानी, रोटी का पानी जाएगा। ये काम नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की सरकार ने किया है। इसका फायदा मिलेगा चुनाव में? निश्चित मिलेगा। भाई देखिए, मुझको अमेठी भेजा के चुनाव में मैं गया था जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था। जाते ही मैंने पान की दुकानों पर, चाय की दुकानों पर चर्चा करी, तो तब तक अमेठी में नेहरू गांधी परिवार के सांसद होते आए थे या उनके समर्थक, उनके व्यक्तिगत पारिवारिक लोग आते, लेकिन टोंटी के पानी की सप्लाई अमेठी कस्बे में नहीं थी 2014। तो जो आदमी अपने कस्बा केंद्र, अपना संसदीय केंद्र के शहर को, कस्बे को, टाउन को रोटी के पानी की सप्लाई नहीं दे सका, वो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो जनसेवा करेंगे? पूर्वांचल में एक चुनौती हो सकती है। एक बड़ा ब्राह्मण परिवार, बड़ा ब्राह्मण चेहरा समाजवादी पार्टी में चला गया, और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण लोग अभी भी नाराज हैं। ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता पूर्वक और उस परिवार के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हो। कोई श्रद्धा मेरी नहीं है, लेकिन वो पहले हमारे पास थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सहमति दी थी, लेकिन अन्य कुछ कारण थे ऐसे जिनके कारण हमने असमर्थता व्यक्त की थी, तब वो वहां गए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका वाड्रा जी ने नारा दिया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तमाम उन्होंने वायदे किए, स्कूटी बांटेंगी, लैपटॉप देंगी, पैसे देंगी, तमाम चीज़ें उन्होंने वादे कर रखे हैं। प्रधानमंत्री जी ने प्रयागराज में एक बड़ा कार्यक्रम किया और करीब 2.25 लाख महिलाएं आई थीं उस कार्यक्रम में। शायद मुझे जहां तक लगता है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में एक जगह महिलाएं इकट्ठी हुई 2.25 लाख, ये शायद पहला ही कार्यक्रम होगा। क्या लगता है कि 16 लाख महिलाओं को उन्होंने लाभ दिया, आधी आबादी किसकी तरफ जाएगी? आदरणीय प्रियंका जी बहन है, लेकिन वो उस पार्टी की नेता हैं जिस पार्टी की सरकार आने की संभावना कोसों कोसों दूर तक नहीं है। तो कोई वादा कर दें, स्कूटी देने का वादा कर दें, हवाई जहाज देने का वादा कर दें, हम कौन रोक लेंगे उनको?
ना आना है ना देना है तो कुछ भी कह सकती है। नंबर एक, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हिंदुस्तान, आप कह रहे हैं प्रदेश के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में केवल महिलाओं का इतना बड़ा कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ है। और कार्यक्रम ही नहीं किया, स्वयं सहायता समूह की वो बहनें जो पुरुषों पर आश्रय छोड़कर स्वावलंबी बनने की तरफ अग्रसर हैं और अपने परिवार के लालन पालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहती हैं, उन महिलाओं को एकत्र बुलाकर उनकी बात जाननी, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आश्वस्त करना, शायद देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने इतना बड़ा काम करके दिखाया है। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश में अभी तक जो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई है। कांग्रेस अगर वोट कटवा बन गई तो बीजेपी का नुकसान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलने वाला है उसका कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को वो वोट मिलने वाला है जो विकास पर विश्वास करता है। भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने वाला है जो राष्ट्रवाद पर विकास करता है। जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने वाला है जिसने बेहतर कानून व्यवस्था को चाही थी। भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने वाला है जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में बेहतर प्रबंधन से, बावजूद उसके कि बहुत नुकसान हुआ है, बहुत जाने गई हैं, लेकिन फिर भी बेहतर कुछ करने की कोशिश की है, वो उसकी वोट की हकदार है। कांग्रेस क्या करेगी? जब मैंने अभी बताया आपको कि अमेठी में 2014 तक टोटी के पानी की सप्लाई नहीं थी, इनका तो विकास से कोई लेना देना नहीं है। और हमारा विकास किसी जाति, धर्म, पंथ और पूजा पद्धति के लोगों के लिए नहीं है, सार्वभौमिक विकास है। हर वर्ग का, हर राजनीतिक दल का, हर जाति के व्यक्ति को विकास मिला है। कानून व्यवस्था की स्थिति में देखें तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका है कि अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने का काम किया गया है। 2000 करोड़ से ऊपर की अधिक संपत्ति को जब्त करके उनको कटोरा उनके हाथ में देने का काम किया गया है। उनको भविष्य में बदमाशी करने के लायक न छोड़ने का काम किया योगी जी की सरकार ने। जनता को वो पसंद आएगा। इसलिए जनता को चाहिए विकास, जनता को चाहिए बेहतर कानून व्यवस्था, जनता को चाहिए कि बेटी घर से बाहर गई है, बेटा घर से बाहर गया, सुरक्षित घर वापस आ जाए। और जनता को चाहिए किसी भी कठिनाई की स्थिति में सरकार उसके साथ खड़ी रहे, कंधे से कंधा मिलाकर। वो सारी बातें आदरणीय योगी जी की सरकार ने की हैं और भविष्य में करेंगे, इस बात का संभावना है। राष्ट्रवाद की बात पर कहना चाहता हूं, देश का हर नागरिक पार्टी लाइन से ऊपर उठकर जब राष्ट्र की सोचता है तो कश्मीर में 370 हटे ये भी चाहता था, कश्मीर से 35A हटे ये भी चाहता था। ये किस सरकार ने किया? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री रहते हुए किया गया, भाजपा की सरकार ने किया। इसलिए हक आज उन वोटों पर भाजपा का है और जनता को विश्वास है कि वोट हमें मिलेंगे। शफीकुर रहमान वर्ग सहित कई समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो कह रहे हैं कि बच्चियों की जो शादी की उम्र है उसे 18 से 21 करना बिल्कुल गलत है, उसे 17 किया जाना चाहिए और इसका वो सड़क से सदन तक विरोध करेंगे। किसी को भी लोकतंत्र में अपना मत रखने का अधिकार है, हम उसको रोक नहीं सकते। उनको लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का भी अधिकार, हम उसको रोक नहीं सकते। लेकिन यदि अलोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे तो सरकार जिंदा है, यह एहसास भी उनको होना चाहिए। दूसरी बात, आज की तारीख में किसी लड़की की शादी परिस्थिति वश, पढ़ाई की वजह से, सब कारणों से आजकल 25 साल से नीचे कोई शादी लड़की हो रही, शायद 1% शादियां होंगी जो 20 साल से नीचे की हो रही होंगी। तो इसीलिए अगर उसकी अधिकृत उम्र बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है तो काजी जी का दुबले शहर के देशे में, और उनका लोकतंत्र में विरोध का अधिकार वो करें, लेकिन सरकार ने जो तय किया वो करेगी। सर, एक बड़ा सवाल उठ रहा है, कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में जो वर्तमान सिटिंग विधायक हैं तमाम लोगों के टिकट कटेंगे, तमाम मंत्रियों के भी कट सकते हैं जो सरकार में हैं, तो इससे एक नाराजगी नहीं आएगी? नहीं, ये किसी को भी कयास लगाने का अधिकार है, लेकिन होगा क्या ये कुछ पता नहीं। गुजरात में मंत्रिपरिषद में परिवर्तन की बात चल रही थी, ये किसने देखा था कि गुजरात में 70% मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक, राज्य मंत्री तक परिवर्तन हो जाएगा? इसलिए पार्टी अपना असेसमेंट करती है, उसकी व्यक्तिगत प्रक्रिया है अपनी आकलन की, और आकलन में जो ठीक होगा वो करेगी और जो पार्टी करेगी वो जनता स्वीकार करेगी। कहा जा रहा है सर, बीजेपी की तैयारी है इस बार 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सभी बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री हों या संगठन के बड़े नेता हों, क्या तैयारी है? अगर पार्टी ये निर्णय करेगी और निर्देशित करेगी
तो हर कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता भी उसका पालन करेगा। क्या राष्ट्रवाद और हिंदुत्व 2022 का जो प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेगा? हमारा मुद्दा है विकास, बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर कोरोना प्रबंधन और राष्ट्रवाद। क्या कहेंगे सर, उत्तर प्रदेश में इस समय बीजेपी के सामने क्या चुनौती है? क्या किसानों का मुद्दा है, या फिर जो विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर, विपक्ष मुद्दा है? क्या आपकी नज़र में क्या है चुनौती? 450 साल तक सोया विपक्ष आखिरी 6 महीने में यदि हमलावर होने का प्रयास कर नहीं पा रहा है, तो जनता समझ जाएगी कि क्यों कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात आपने भी पूछी मुझसे, क्या पूछा था? नेताओं। हाँ, आपने ये बात पूछी, तो नेता को चुनाव लड़ने के बारे में पार्टी जो निर्देश देगी उसका पालन करेंगे सब लोग। सर, विपक्ष का तो आरोप है, कह रहे हैं कि वो ईडी लगा रहे हैं, सीबीआई लगा रहे हैं, इनकम टैक्स लगा रहे हैं, सारी एजेंसियां लगाए दे रहे हैं, तो हमको फंसा रहे हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वास्तविकता यह है कि किसी एक व्यक्ति के यहां छापे की कार्रवाई करने में लगभग तैयारी में 6 माह लगता है। सभी स्रोतों से वो जानकारियां इकट्ठी करके, पुख्ता करके, तब किसी के दरवाजे ईडी या इनकम टैक्स की टीम जाती है। और 99% आप तक ईडी की टीम या इनकम टैक्स की टीम कुछ लेके लौटी है, ऐसा नहीं कि खाली हाथ लौटी हो। यात्राएं निकल रही हैं उत्तर प्रदेश में, सभी 6 क्षेत्रों में। सभी बड़े नेता मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके साथ में चल रहे हैं, जनता को सरकार की नीतियों की जानकारी जनता तक पहुंचाई जा रही है। कितना असर पड़ेगा इन यात्राओं का एकजुट करने में? सभी 403 विधानसभाओं को ये यात्रा छुएगी। किसी में 1 घंटे, तो किसी में 2 घंटे, तो किसी में 4 घंटे। यानी स्थानीय स्तर पर जब यात्रा के साथ समूह जाएगा और फिर जनसमूह जुड़ेगा, और वहां पर सरकार की उपलब्धियों का, आदरणीय मोदी जी की सरकार का, आदरणीय योगी जी की सरकार की उपलब्धियों की जब चर्चा करेंगे, तो हमारे वरिष्ठ नेताओं के मुंह से सीधे जनता के कान में जाएगी और उस पर जनता विश्वास करेगी। सुझाव आपका, संकल्प हमारा, ये एक अभियान चल रहा है। 30,000 सुझाव पेटिका उत्तर प्रदेश में लगाई गई हैं पार्टी की तरफ से। कैसा होना चाहिए संकल्प पत्र, कैसा होगा? संकल्प पत्र सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और जनता के दिल और दिमाग के नजदीक होना चाहिए। वही हो, इसके लिए पार्टी ने ये लोकतांत्रिक प्रयास किया। मैंने स्वयं 9 बिंदु लिखकर सुझाव पेटिका में डाले हैं, तो कार्यकर्ता भी डाल रहा है, जनता भी डाल रही है, और सब छटेंगे। और निश्चित तौर पर इसके माध्यम से, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से बना संकल्प पत्र जनता को स्वीकार होगा, और जनता को अगर हमारा भावी लोक कल्याण संकल्प पत्र स्वीकार होगा, तो फिर मतदान भी हमारे पक्ष में होगा। भाजपा इसके लिए इस कार्रवाई कर रही है। आखिरी सवाल है, क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के लोगों से? पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, पार्टी की तरफ से तैयारियां हैं, संगठन के तमाम हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं जो लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के लोगों को, कार्यकर्ताओं को? मैं जनता से तो केवल एक निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर मौजूद हैं। आवश्यकता पड़ने पर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कृत संकल्प हैं। किसी भी बहकाए हुए आए बिना मोदी और योगी 2 के नाम पर वोट करिए और राष्ट्रवाद, विकासवाद को मजबूत करिए। उत्तर प्रदेश जो प्रगति के पथ पर अग्रसर है, उसको की गति को गतिमान करिए। ये मेरा आग्रह है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय देने के लिए और हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। आप थे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उत्तर प्रदेश बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश में सबसे तेज़ी से, और तमाम दलों के रोज़ बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल करा रहे हैं, ज्वाइन करा रहे हैं। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। फिर हम किसी नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।